हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को एकदम रणनीतिक करने के लिए हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम आपका बेसिक से, है ना, हम आपका बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन चल रही है जून की, उसको भी देखेंगे। और स्टैटिक्स वाले पार्ट के साथ साथ आपके आंसर राइटिंग, आपको क्वेश्चन एक साथ शेयर कर दिए हैं, आज उन क्वेश्चन को रीशेयर करेंगे हम, ताकि आप अच्छे से उन चीज़ों को समझें और देखें। और हमारा एक चीज़ और इसमें इनिशिएटिव करेंगे हम कि इसके अंतर्गत दोस्तों हम टेस्ट सीरीज का जो विजन टेस्ट सीरीज है उसको सोल्यूशन तो करवाएंगे, साथ साथ स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो किसी भी आरपीएससी कोई भी हो, इन स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम साथ आपको देखो, मेंस की तैयारी तो हमारे जो सिलेबस चल रहा है उसमें हो जा रही है, आपकी सारा डिटेल से चीज़ें आपको करवाई जा रही है। लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जितनी भी इनकी घटना चक्र है, घटना चक्र जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे एनवायरमेंटल है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, साइंस, ज्योग्राफी, है ना, और इकोनॉमिक्स, इन 6 घटना चक्रों को विद क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। और वो सीरीज मैडम के द्वारा पढ़ाई जाएगी, इसलिए उसमें आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा, क्योंकि आपको रेगुलरली उसमें मंडे से ये सीरीज चलाई जाएगी। और मंडे से सीरीज में आपको रेगुलरली 2 वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसका शेड्यूल आपको शेयर किया जाएगा। और ये सीरीज है बिल्कुल आपकी महासीरीज का ही पार्ट है, लेकिन इसमें घटना चक्र और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। और इसमें समस्त जो चीज़ें हैं आपको शेड्यूल के हिसाब से मिलेंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं होगा, है ना। रेगुलरली बेसिस पे इसमें चीज़ें मिलेंगी, रेगुलरली आपको 2 वीडियोज मिलेंगे जो 2 सब्जेक्ट को लेकर साथ में चलेंगे। ये स्टेट पीसीएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ साथ यूपीएससी प्री के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यूपीएससी प्री के लिए ये घटना चक्र का जो हमारी सीरीज होगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है उनको अच्छे से देखेंगे। इसके लिए आप निश्चित रूप से अच्छे से इनको फॉलो करें। तो दोस्तों, हमारी इसी महासीरीज का ये पार्ट है, और इसी महासीरीज के द्वारा हम बेसिक से आपको तैयारी करवा रहे थे। और आपके इस बेसिक में हम इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, और इस इकोनॉमी का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम बेसिकली प्रीवियस वीडियो में काफ़ी हद तक एक इंट्रोडक्शन के रूप में डिस्कशन कर चुके हैं। और इस टॉपिक को आज देखेंगे हम, नीति आयोग हमारा एक टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। नीति आयोग हमारा एक टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत अब तक हमने देखा कि नीति आयोग की संरचना क्या है। फिर भी एक बार मैं बताता हूं कि नीति आयोग की स्थापना आपको पता है 2015 में हुई थी, ठीक है ना। और ये केवल एक कार्य संकल्प के माध्यम से हुआ था, ठीक है, संकल्प के माध्यम से स्थापित हुआ। संकल्प है, इसके माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। यानी कि ये ना तो इसका उल्लेख संविधान में है, और ना ही इसका उल्लेख किसी कार्यपालिका के, ना ही इसका उल्लेख संसद के किसी कानून द्वारा बनाया गया। ये कानून द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये कार्यपालिका आदेश के द्वारा बनाया गया। अर्थात ये संवैधानिक और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको संसद के कानून के द्वारा नहीं बनाया गया। दोस्तों, इस नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, तो नीति आयोग की हम देखें तो इसकी संरचना को देखें, संरचना एवं संगठन। तो संरचना में इसका यह है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसमें एक अध्यक्ष होता है, वो होता है हमारा कौन? प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, इसमें एक क्षेत्रीय परिषद, शासी परिषद होती है। शासी परिषद होते हैं, शासी परिषद में सभी राज्यों के सीएम या और यूटीज के प्रशासक, और दिल्ली एवं पुडुचेरी के सीएम, ये शामिल होते हैं। यही इसके स्ट्रक्चर का एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि यही स्ट्रक्चर है जो शासी परिषद, और दूसरा इसमें एक होती है जो क्षेत्रीय परिषद। शासी परिषद पूरे होल लेवल पर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेगी इसमें, इसमें सभी एक साथ बैठेंगे। और क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र आधार पर सीएम एंड यूटीज के प्रशासक बैठेंगे इसमें।
जैसे एक क्षेत्र परिषद होगी नॉर्थ क्षेत्र परिषद, तो नॉर्थ के जितने भी सीएम आएंगे वो उसमें बैठेंगे, साउथ के जितने सीएम आएंगे उतने बैठेंगे, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के जितने सीएम आएंगे वो उसमें बैठेंगे। तो एक होगी क्षेत्र परिषद। और इसके अलावा ये दो चीज है, ये इस बात को दिखाती है कि नीति आयोग एक कौन सी संस्था है दोस्तों, सहकारी संघवाद वाली संस्था है। यानी कि यह केंद्र और राज्य दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के देश के विकास, देश की संरचना और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नीतियां बनाते हैं। इसलिए नीति आयोग योजना आयोग से एकदम अलग हो जाता है, क्योंकि दोस्तों योजना आयोग में ये चीजें नहीं थी। योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार का नियंत्रण था, उसमें केवल अध्यक्ष होते थे, पीएम, उपाध्यक्ष होता था, और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर उसमें शामिल होते थे। इस प्रकार की व्यवस्था योजना आयोग में नहीं थी, इसलिए योजना आयोग को चेंज किया गया था, नीति आयोग के रूप में एक नई संस्था का गठन किया गया। तो इसको आप देख लेना। इसके अलावा दोस्तों इसमें विभिन्न प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञ भी होते हैं, विशेषज्ञ लोगों को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्णकालिक सदस्य। क्या कौन कौन इसके कौन कौन सदस्य है, पूर्णकालिक, जो परमानेंट इसके सदस्य होंगे पूर्णकालिक, एक मिनट, पूर्णकालिक सदस्य ना, यानी कहीं ना कहीं ये भी चीज नीति आयोग योजना आयोग में नहीं थी, विशेषज्ञता को उसमें फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञ नवाचार के लिए विशेषज्ञों को शामिल किया गया। अगर इसके पूर्णकालिक सदस्यों की हम बात करें, पूर्णकालिक जो हमेशा परमानेंट रहेंगे, तो पूर्णकालिक अगर हम संगठन की बात करें, पूर्णकालिक संगठन में अगर मैं बात करूं, एक इसका क्या होगा, उपाध्यक्ष, और एक सीईओ, उपाध्यक्ष सीईओ हो सकता है जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। दूसरा, 4 पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक मतलब परमानेंटली सीटें अलॉटेड होती है, इस पे हमेशा जो सदस्य रहेंगे वो हमेशा रहेंगे, सदस्य आदमी बदल जाएंगे लेकिन वो सीट उस सदस्य के लिए हमेशा रहेगी। 2 इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखना, ये पीजीवीएस में पूछा जाता है। इनको कह सकते हैं हम स्थायी सदस्य होते हैं एक तरह से, और ये होते हैं अस्थायी, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थायी। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा 4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पदेन सदस्य, पदेन सदस्य मतलब ऑफिस के लिए अलॉट होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री पे कोई भी मिनिस्टर हो वो हमेशा उसका सदस्य रहेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री पर कोई भी सदस्य हो उसका हमेशा सदस्य रहेगा। यानी कि ये पद होते हैं, ये ऑफिस के लिए अलॉट होते हैं, उस व्यक्ति के लिए अलॉट होते हैं, ध्यान रखना, उनको बोलते हैं। और एक मैंने बताया आपको सीईओ होता है, और एक इसका सचिवालय होता है दोस्तों। सचिवालय मतलब इसका सेक्रेटरी जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव देखेगा। इस आधार पर अगर हमने नीति आयोग की अगर आपने संरचना देखी होगी, इस आधार पर नीति आयोग की संरचना देखी। एक चीज और होता है इसमें कि जो ये मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा आमंत्रित विशेष सदस्य, यानी कि कोई मिनिस्टर है, उसको लगता है कोई विशेषज्ञता के लिए किसी प्रकार से हमें कोई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, लेक्चरर्स, एक्सपर्ट, उनकी यदि हमें जरूरत पड़ रही है तो हम उनको भी इसका सदस्य बना सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर किसी प्रकार कोई ऐसी नीति जो देश की इन देश की, जैसे मान लें कोई अगर हमें लाना है कि डिजिटल क्षेत्र में या साइबर सुरक्षा के लिए कोई एक्ट लाना है, कोई नीति लानी है, तो उसमें एक्सपर्ट चाहिए। अब एक्सपर्ट के लिए कोई मिनिस्टर चाहेगा कि कोई किसी भी एक्सपर्ट को बुला ले, तो वो इसमें उस एक्सपर्ट को क्या करता है, आमंत्रित कर लेता है, ताकि वो बेहतर तरीके से नीतियां निर्माण करने में उसकी सहायता कर सके। इसलिए दोस्तों अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे देखोगे तो स्ट्रक्चर में एक चीज आपको जरूर समझ में आएगी, और वो चीज ये होगी दोस्तों कि योजना आयोग से इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से अलग था। तो आपने देखा कि योजना आयोग में केंद्रीकरण बहुत ज्यादा था, ठीक है, इसमें केंद्रीकरण ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें आपको जानने के लिए मैंने बताया क्षेत्रीय परिषद, यानी कि क्षेत्रीय परिषद का मतलब एक एक चीज को छोटा सा विस्तार से देखें। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, शासी परिषद महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है, जो पूरे सारे सीएम्स इसमें आते हैं, और कोई महत्वपूर्ण डिसीजन वो इसमें भागीदार लेकर के उसमें बातें कर सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के ध्यान रखना 2 महत्वपूर्ण सेंटर और बनाए इसने नीति आयोग ने। एक है इसमें 2 मुख्य केंद्र है नीति आयोग के। एक केंद्र है, अगर हम बात करें दोस्तों, एक है इसका टीम इंडिया हब, और एक है
ना ज्ञान एवं नवाचार हो। ध्यान रखना, टीम इंडिया हब की अगर मैं बात करूं, टीम इंडिया से हब राज्य एवं केंद्र की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यानी कि टीम इंडिया, एक टीम इंडिया होगी जिसमें केंद्र सरकार के नेतृत्व में राज्य भी शामिल होंगे। तो इसमें दो सेंटरों पे फोकस किया जाएगा, एक टीम इंडिया हब, और टीम इंडिया हब भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है दोस्तों। बहुत सारे आपसे दोस्त होते हैं कैसे कनेक्ट करें, ऐसे कनेक्ट करो। अगर आप टीम इंडिया पढ़ रहे हैं यानी कि स्टेट और सेंटर एक टीम के रूप में काम करेंगे, जहां सेंटर कैप्टन होगा और स्टेट उसके मेंबर्स होंगे, तो एक टीम के रूप में काम करेंगे। इस बात का संकेत है कि टीम हमेशा दोस्तों कोऑपरेशन पे चलती है, कोऑपरेशन चलेगी, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और ज्ञान और नवाचार का मतलब है अगर देश में रिसर्च और अनुसंधान को लाने हैं तो इसमें विशेषज्ञों का समूह शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का समूह जो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो नीति आयोग इन दो आधारों पर भी एकदम योजना आयोग से अलग हो जाता है, क्योंकि योजना आयोग में ऐसी चीजें नहीं थी, नीति आयोग में इन चीजों पर बिल्कुल फोकस किया गया। अब सबसे बड़ी बात आती है, अगर इसकी बात करें तो नीति आयोग के लक्ष्य, अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग की स्थापना के लक्ष्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे? तो अब एक एक चीज हम देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर नीति आयोग की बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग का पहला काम था एक देशात्मक और रणनीतिक निवेश पर अध्ययन करना। पहला काम क्या था कि देशात्मक निवेश। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है नीति आयोग के द्वारा किस क्षेत्र में निवेश करना है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों का समूह होते थे, समूह, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की स्थिति देखते थे के आधार पर निवेश को बढ़ावा देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। यानी पहला काम इसलिए था कि नीति आयोग हम किस एरिया में निवेश करें, कैसे नीतियां बनाए, रणनीति कैसे बनाए, केंद्र और राज्य सरकारें इसमें महत्वपूर्ण तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए दोस्तों आपने देखा होगा कि केंद्र राज्य सरकारें अगर दिशात्मक के रूप में काम करें, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अगर दिशात्मक के रूप में काम करें तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इसी का काम था, मेक इन इंडिया, ठीक है। तो मेक इन इंडिया कर रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं, ये सब किसने बनाया, नीति आयोग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेक इन इंडिया, सॉरी मेक इन इंडिया देखते हैं, मेक इन इंडिया, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। इसके अलावा में और भी चीजें जैसे डिजिटल इंडिया, ठीक है ना। और इसके अलावा सारे जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे हम एग्जांपल दे सकते हैं आत्मनिर्भर भारत, इन सभी में सरकार को एक सहयोग की भूमिका देता है। ये इसका एक सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरा अगर मैं काम की इसकी बात करूं दोस्तों, तो अंतर मंत्रालय समन्वय, अंतर मंत्रालय एवं केंद्र राज्य समन्वय में भूमिका निभाता है। यानी एक चीज बताओ, अब से पहले क्या होता था कि हमारा क्या होता है, जैसे मान लें कोई एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने कोई योजना लॉन्च किया, तो वो हो सकता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से दिक्कत खड़ी कर दे। एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने बोला कि भाई आप किसी प्रकार से पराली को बढ़ावा नहीं देंगे, ये एनवायरमेंटल के नुकसान है। लेकिन वहीं किसानों की फसलों के लिए वो पराली को उस खेत में जलाना उनके लिए जरूरी था। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है बहुत सारे मुद्दों के लिए। कई बार डेवलपमेंट रोड मिनिस्ट्री है, वो रोड डेवलप कर रही है, उससे क्या है कि किसी फॉरेस्ट को कटाई हो रही है, तो वहां भी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और रोड मिनिस्ट्री के अंतर्गत कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो राज्यों में मतलब मिनिस्ट्री में जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उससे क्या है कि प्लेटफॉर्म पे लाता है, उन पे बातें करता है, ताकि जब भी कोई योजना बने उस योजना में, जैसे मान लो रोड बन रहा है तो रोड में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी शामिल किया जाएगा, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को शामिल किया जाएगा, और जो एनजीओज हैं उनको शामिल किया जाएगा, ताकि वो बेहतर तरीके से बैठ करके उस रोड के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके, ताकि आगे भविष्य में प्रोजेक्ट किसी भी कारणवश रुक ना सके। इसके लिए अंतर मिनिस्ट्रीय इंटर मिनिस्ट्रालय के रूप में उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित कर दी। फिर दूसरा केंद्र और राज्यों के लिए कोई भी नीति शासी परिषद बैठेगी, कोई नीति बनेगी, केंद्र से सलाह ली जाएगी, राज्यों से सलाह ली जाएगी, और उसके आधार पर उसको नीति को एकदम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस आधार पर यह सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात है, तीसरा काम है, मैं इसका काम तो अलग बताऊंगा, इसको स्थापित करने का उद्देश्य बता रहा हूं अभी। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि विश्वसनीय
ग्राम ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करना। इसका एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछे कौन सा है तो आपने सुना होगा जो भारत के सबसे उस आकांक्षी जिला कार्य है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम इसी ने बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे पिछले जिले हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करके सारी योजनाओं को एक बिंदु पर ला करके और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम योजना के स्तर पर काम करेंगे और यानी कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करें योजनाओं का ताकि बेहतर तरीके से काम करें। और चौथा था विशेषज्ञता। विशेषज्ञता चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, ठीक है, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दा हो, चाहे वो वैश्विक मुद्दा, उन पर विशेषज्ञता प्रदान करती है। इसलिए यहां पर विशेषज्ञों का एक समूह है, उसको महत्वपूर्ण रूप से लाया गया है। विशेषज्ञता के रूप में यह ज्ञान, उद्यमशीलता और नवाचार, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए हमें नीति आयोग को लाने का काम किया गया था। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि नीति आयोग योजना आयोग से एकदम अलग हो जाती है। जब भी आप योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में अंतर पूछे तो मुद्देवाही अंतर बताना। ऐसे मत देखना योजना आयोग की स्थापना 1950 में, नीति आयोग की स्थापना 2015 में, ऐसे पॉइंट नहीं देने, वहां डायरेक्ट देना है योजना आयोग केंद्रीकरण पर आधारित था जबकि नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित था। योजना आयोग केवल योजना निर्माण तक सीमित था, नीति आयोग नीतियों के निर्माण के साथ उनके मूल्यांकन तक था। नीति आयोग विशेषज्ञता पर आधारित था, नीति आयोग समन्वय के आधारित था और नीति आयोग विकेंद्रीकरण, योजनाओं का विकेंद्रीकरण करता था। इस आधार पर नीति आयोग योजना आयोग से एकदम भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी और यही इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य थे जो हमारे द्वारा स्थापित किए गए थे जब हम योजना आयोग के रूप में इसका स्थापना कर रहे थे नीति आयोग के लिए। तो नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्य थे। अब सबसे बड़ी बात हम करें कि दोस्तों नीति आयोग के कार्य हम देखेंगे, जो इसकी उपलब्धियों के साथ देख लेंगे, लेकिन एक चीज है कि नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस देख लेते हैं हम। जैसा कि मैं काफी हद तक बता चुका हूं, नीति आयोग और योजना आयोग कोई ज्यादा अलग नहीं बताऊंगा, मैं पॉइंट पॉइंट देखूंगा, आपको समझा दिया सारी चीजें। ठीक है, पहला पॉइंट ये सहकारी संघवाद की बात करता है। दूसरा पॉइंट ये किसकी बात करता है, केंद्रीकरण। दूसरा ये राज्य की भूमिका सहायक के रूप में। यहां राज्य की भूमिका कैसी होती है, मुद्दे देना, राज्य की भूमिका सहकारी संघवाद। इसी प्रकार यहां किस प्रकार की होगी दोस्तों, अगर बात या राज्य की भूमिका नियंत्रक के रूप में, या राज्य नियंत्रित करता था प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, इस मुद्दे भाई। इसके अलावा इसमें क्या करूं, इसमें प्रतिस्पर्धी संघवाद था। प्रतिस्पर्धा संघवाद आपको बताया कि योजना, अभी देखेंगे मैं इसको बताऊंगा। नीति आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स इंडेक्स जारी की जाती है जबकि राज्य और केंद्रों के बीच में कंपटीशन बढ़े, उनका मूल्यांकन किया जाता है। जिसमें आपको देखा होगा एसडीजी इंडेक्स भी जारी करता है ये। ठीक है, SEQI इंडेक्स भी जारी करता है। अभी सारे इंडेक्स मैं इसको आपको बताऊंगा। जबकि अगर इसकी बात करूं मैं दोस्तों, इसकी बात करूं मैं योजना आयोग की, तो योजना आयोग विदा मूल्यांकन पर आधारित था। यहां ऐसा कोई साधन नहीं था। ठीक है, इसके अलावा और बात करें, जो नीति आयोग है, नीति आयोग मुख्य रूप से एक काम करता, इसमें इसको वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं थी। ध्यान रखना, योजना आयोग के पास वित्तीय संसाधन थे। इसके अलावा अगला पॉइंट देखें, पांचवा, इसमें विशेषज्ञता है, नवाचार है, ठीक है, उद्यमशीलता, ये इसमें थी। इसमें नवाचार विशेषज्ञता नहीं, इसमें था सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना था। इसलिए यहां पर केवल सरकारी नवाचार पर नहीं बल्कि ज्यादातर अधिकतम इनका यूज के पर फोकस था। ऐसा प्रोविजन इसमें यहां पर नहीं था। ये बेसिकली मैंने पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा एक चीज है, इसके अलावा और भी एक पॉइंट है, यहां नीति आयोग के जो विकास मॉडल है ये क्षेत्र आधारित है।
और इसीलिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये क्षेत्रीय परिषद इसका पार्ट है दोस्तों, ठीक है। जबकि योजना आयोग की अगर मैं बात करूं तो योजना आयोग केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय योजनाओं पर आधारित था। तो हमें हर देश के लिए, देश के किसी भी पार्ट के लिए केंद्रीय योजनाएं बनाई जाती थी। जबकि जरूरी नहीं दोस्तों कि आपके लिए जो जिस योजना की जरूरत आप नॉर्थ ईस्ट में है उस योजना की जरूरत केरल में हो। इसलिए हमें हमेशा विकास का मॉडल केंद्रीय आधार पर के क्षेत्रीय आधार पर अपनाना चाहिए। तो केंद्रीय आधारित था, यानी केंद्रीय योजनाएं बनाई जाती थी। इस आधार पर इन दोनों में काफी डिस्टेंस है, आपने काफी चीजें इसमें देखी होंगी, काफी अंतर इनमें हो जाता है। अब नीति आयोग के बारे में देख लिया, लेकिन अब इस दौरान हम देखते हैं कि नीति आयोग की स्थापना करते हुए हमें काफी टाइम हो चुका है। तो आखिरकार नीति आयोग ने क्या क्या रोल निभाया है, तो हम देखते हैं नीति आयोग के मुख्य, नीति आयोग के कार्य एवं उपलब्धियां। और दोस्तों अब इससे जानेंगे नीति आयोग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था थी, इसने बहुत अच्छा काम किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देखो बदलती हुई परिस्थिति में वैश्विक लेवल पर जो एलपीजी के दौर में भारतीय इकोनॉमी को नवाचार देना, कंपटीशन देना, विशेषज्ञता देना और केंद्र और राज्य दोनों सहयोग देकर के देश के संसाधनों का अधिकतम विकास करें, क्षेत्रीय आधारित नीतियां बनाएं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से नीति बनाए। अब आपको पता है नॉर्थ ईस्ट की नीति बनानी होगी तो वहाँ के जो विकास का मॉडल एकदम अलग होगा। वहाँ विकास का मॉडल होगा प्राकृतिक एग्रीकल्चर, वहाँ पर विकास का मॉडल होगा पर्यावरण, टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट में डेवलप किया जा सकता है, ठीक है ना। वहाँ पर टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पर हिल जो टूरिज्म है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट अलग हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार साउथ का डेवलपमेंट अलग है, वहाँ पोर्ट डेवलप करो, कोस्टल जो डेवलपमेंट पे फोकस करो, ठीक है। तो इस आधार पर नीति आयोग ने कहा कि एक योजना आयोग एक पूरे देश के लिए इक्वल नीति अपनाता था, वो सही बात नहीं थी। हमें क्षेत्रीय आधारित नीति पर फोकस करना पड़ेगा। तो नीति आयोग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नीति आयोग का देखते हैं कि नीति आयोग ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया। तो दोस्तों नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम है सहकारी संघवाद। तो इसका एक काम करें। अब इसके मुद्दे आते हैं, काम क्या है, तो सहकारी संघवाद। और सहकारी संघवाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नीति आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के थिंक टैंक हैं। और नीति आयोग के द्वारा पहले तो क्षेत्रीय परिषद और शासी परिषद, ये किसके बाद का संकेत है, ये सहकारी संघवाद का संकेत, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य हैं वो एक महत्वपूर्ण रूप में साथ होकर के डिसीजन लेती है और नीतियां बनाती है। दूसरा है दोस्तों इसका एक है प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी यानी कि नीति आयोग की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये योजना, ये मूल्यांकन के आधार पर राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। एग्जाम्पल एलडीजी इंडेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल एसयूक्यूआई, आपको बहुत चीज और मिलेगी। ये एग्जाम्पल है जिनको ये जारी रिपोर्ट्स को जारी करता है, जिससे किसी राज्य की स्थिति है उसका हम पता लगा सकते हैं। इस आधार पर नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। इसके अलावा दोस्तों प्रभावी नियोजन के रूप में नीति आयोग द्वारा एक 15 वर्षीय योजना बनाई गई है। और इस 15 वर्षीय योजना में नीति आयोग ने बोला भाई इसको 3 लेवल पे बनाएंगे हम। इसमें 3 लेवल पे है कि अगर ये 15 वर्षीय योजना बनाई गई है 3 लेवल, इसमें एक है 3 वर्षीय। 15 वर्षीय कैसे, ये है जो दोस्तों 2016-17 से लेकर के 2030-31 तक ये योजना रहेगी, 15 वर्षीय योजना रहेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि अगले 15 वर्षों में भारत किस प्रकार से काम करेगा। योजना आयोग के द्वारा जो योजना बनाई गई थी वो मुख्य रूप से 5 वर्ष थी, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते थे। नीति आयोग ने इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, जिसमें 3 वर्षीय एक्शन प्लान है कि हम 3 वर्ष यानी कि 2017, 18, 19 इनमें हम क्या क्या एक्शंस लेंगे ताकि अगले 15 वर्षों में उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। तो यहां पर एक्शन लिए जाएंगे। और इस दौरान अगर आप देखेंगे एक्शन लेने के लिए उस हर क्षेत्र में सरकार ने एक्शन लिए हैं, चाहे वो क्षेत्र उद्योग से संबंधित हो, विनिर्माण क्षेत्र हो, अवसंरचना का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो। इसको अगर इसकी 3 ईयर एक्शन प्लान है उसको हम आपको एक बार थोड़ा बेसिक सा कभी शेयर कर देंगे। इसमें हर क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, कानूनी क्षेत्र, है ना,
अवसंरचना का क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में नीति आयोग के द्वारा कुछ एक्शंस बताए गए कि हमें ये काम करने हैं। एक इसकी 3 ईयर एक्शन प्लान की एक इसकी रिपोर्ट होती है, चाहे तो आप उसको खोल के देख सकते हैं। दूसरा था कि इसका 7 वर्ष में, 7 वर्ष में क्या किया जाएगा, 7 वर्षीय इसका मिड टर्म है, मिड टर्म मतलब मध्य अवधि मूल्यांकन। 7 वर्ष में क्या किया जाएगा, मध्य अवधि मूल्यांकन। यानी कि हम जो ये योजना चलाएंगे तो 7 वर्ष में जाकर देखेंगे कि कितना इसने अचीवमेंट किया है, क्या इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनको हमने कितना प्राप्त कर लिया है, और कितने ऐसे लक्ष्य जिनको प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से साधन और अपनाने होंगे। और एक होगा 15 वर्षीय, यानी 15 वर्षीय लक्ष्य होंगे, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा एसडीजी टारगेट है उन पे पूरी तरह फोकस किया जाएगा। ये सारे एसडीजी टारगेट होंगे, किस तरीके से हम वो काम करें, इस आधार पर नीति आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। ठीक है। चौथा काम है दोस्तों इसका नीति आयोग का, एक नवाचार को बढ़ावा देना। और इसके लिए मैंने बताया था कि ये इसके पास अपना ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग, यानी कि विभिन्न प्रकार की नीतियों को विशेषज्ञता लाती है, न्यू न्यू उस पर फोकस करता है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है। ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा महत्वपूर्ण काम है वो निभाए जाते हैं नवाचार के रूप में। तो इस आधार पर नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम कर रहा है। और इसके अलावा चौथा इसका जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि नीतियों के निर्माण में राज्यों की भूमिका। इसने नीतियों के निर्माण में राज्यों की जो भूमिका है उसको महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया है। इसलिए ध्यान रखना, इसने केंद्रीय प्रायोजित योजना और केंद्रीय योजना इनको क्या किया, सीमित किया है। क्योंकि दोस्तों ये योजना केंद्र सरकार की है और ये केंद्र के द्वारा कंट्रोल में रखी जाती है, इसलिए इनको सीमित कर दिया गया है। और अब उसने कहीं ना कहीं ये बोला है कि योजनाओं का निर्माण राज्यों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, इसलिए इनने राज्य की भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया है नीति निर्माण के लिए। और इस आधार पर इसके द्वारा अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी चलाए गए थे, वो सारे कार्यक्रम समय के साथ पढ़ सकते हैं। अगर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में रहे तो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगर देखें हम तो देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था इसका आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी देश के 115 सबसे पिछले जिलों का विकास किया जाएगा, जिनमें 3 चीजों पर फोकस किया जाएगा। एक चीज रहेगी अभिसरण, एक चीज रहेगी सहयोग, और एक रहेगी प्रतिस्पर्धा। अभिसरण का मतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई पिछड़ा हुआ जिला है तो वह राज्य की योजनाएं अलग होंगी, ग्राम पंचायत की योजनाएं अलग होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं अलग होंगी। एक ही जिले में इतनी योजनाएं चलती है और हर योजना का संचालक अलग अलग होगा, हर योजना के लाभार्थी अलग अलग होंगे। ऐसी स्थिति में योजनाओं में क्या होता है कि ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ, इसलिए उन सारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके, जैसे भाई हेल्थ सेक्टर में जितनी योजनाएं चल रही है उस एरिया में, उन सभी को एक एक यूनिट बनाई जाएगी और उनके माध्यम से उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अभिसरण का मतलब सारी योजनाओं का एक प्लेटफॉर्म। सहयोग का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तीनों मिलकर के उस देश के, उस क्षेत्र के विकास में सहयोग करेंगे। और प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि ये नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत इंडेक्स जारी करता है कि कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, ताकि उनमें उनकी स्थिति को बताया जा सके, उनकी स्थिति को मूल्यांकन किया जा सके और अच्छी तरीके से उनके विकास को बढ़ावा दिया जा सके, कमियों को बताया जा सके। इस तरीके से नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग एक कैसी संस्था है, इसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन जब भी आप करते हैं तो एकदम तटस्थ होकर करो। तटस्थ होने का मतलब इसकी क्या अच्छाई है और क्या है इसकी कमी। तो अगर मैं नीति आयोग की एक मूल्यांकन की बात करूं, अगर नीति आयोग के मूल्यांकन की बात करें हम, नीति आयोग को अगर आपसे पूछे भाई नीति आयोग का कोई मूल्यांकन करो, तो मूल्यांकन हमेशा 2 पॉइंट तक होता है कि क्या इसके प्लस पॉइंट और क्या इसके थोड़ा सा कमी रहेगा। इसमें कमी को रह सकते हैं, इसको सीमाएं क्या है, और प्लस पॉइंट का मतलब है कि क्या इसमें अच्छाई या चुनौतियां या मतलब सकारात्मक पक्ष क्या है। तो दोस्तों सकारात्मक पक्ष तो आपको पता है कि हमारे विकास का एक विजन तैयार करता है। विजन किसका, विकास का। नीति आयोग द्वारा हमारे विकास का विजन तैयार किया है और सबसे महत्वपूर्ण तैयार है 2047 तक कहीं ना कहीं भारत को दुनिया का सबसे टॉप इकोनॉमी बनाना इसका टारगेट रहा है, ये अभी डिसाइड किया इसने।
दूसरा काम है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण काम करता है सहकारी संघवाद का, सहकारी या साथ में लिख दूंगा मैं प्रतिस्पर्धी संघवाद का, ये सब काम है या नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण काम करता है दोस्तों नवाचार का और उद्यमशीलता का। अगर चौथा महत्वपूर्ण काम करता है तो मैंने बता दिया आपको राज्यों की भागीदारी। ठीक है ना। और पांचवा अगर और भी अच्छा काम हम देखें तो आप बता सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक मूल्यांकन संस्था के रूप खुद भी मूल्यांकन करता है। तो ये अगर हम देखें नीति आयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए जाए, ये इसके महत्वपूर्ण वो है इसकी उपलब्धियां। अगर इसकी सीमाओं का दूसरा हम फोकस करें, इसकी कमियां है, थोड़ी चुनौती क्या है दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वित्तीय संसाधन इसके पास नहीं होते, जैसे नीति आयोग योजना आयोग के पास होते थे वैसे वित्तीय संसाधन इसके पास नहीं होते। एक चीज तो इसकी, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से ये कई चीजें मतलब कम से कम हमें ये काम करना चाहिए, कुछ एक लेवल पर 1% फंड तो इसको देना चाहिए ताकि नीतियों को अच्छी तरीके से काम करवा सके। ठीक है, यही इसका मेजर फॉल्ट है, इसका एक थोड़ा सा माना जाता है इसका। और बाकी इसकी कई बार बैठकें नहीं होती, जो नीति आयोग है इसकी बैठकें नहीं होती इसका शासी परिषद की। ठीक है, तो ये एक चीज है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो बेसिकली यही था नीति आयोग के बारे में। अब इसके बाद नीति आयोग की हम कुछ चीजें देखेंगे कि नीति आयोग द्वारा कुछ सूचनाएं जारी की, नीति सूचकांक जारी किए जाते हैं। वो कौन कौन से सूचकांक है उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो इस नीति सूचकांक जो जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, काफी नीति सूचकांक, इसलिए मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग का रोल है वो किसके रूप में काम करता है। दो तरह का काम करता है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी संघवाद, और इसके साथ साथ इसी में एक काम करता है, इनके माध्यम से मूल्यांकन भी करता है कि राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की क्या क्या परफॉर्मेंस है अलग अलग क्षेत्रों में। इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के इंडेक्स जारी की जाती है। इसमें अगर देखें तो एक पैरी रिपोर्ट की अगर जारी करें, इसी पैरी इंडेक्स को देखते हैं। इस प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो एक होता है एचडीजी इंडेक्स, आपने सुना होगा। एचडीजी इंडेक्स को अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो इसको कौन जारी करती है, यूएनडीपी। लेकिन एक होता है इंडिया एचडीजी इंडेक्स। इंडिया एचडीजी इंडेक्स है, तो अब आपको बताऊं थोड़ा सा मैं इसमें दोस्तों, जो आपको पता है कि हमारे सतत विकास लक्ष्य के जो गोल रखे गए थे, जिनको एचडीजी का मतलब है सतत विकास लक्ष्य, और सतत विकास के यानी कि इसके अंतर्गत लगभग लगभग 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य रखे गए थे। और इनका उद्देश्य ये था दोस्तों कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक इन टारगेटों को हमें अचीव करना है। यानी कि अगले 15 वर्ष में दुनिया में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए उनको प्राप्त करने के लिए 17 वर्ष का काम किया गया था। और चूंकि भारत में भी इस एसडीजी का भागीदार भारत भी था, और इसीलिए भारत ने भी अपने लेवल पर एसडीजी के इंडेक्स को जारी करने के लिए नीति आयोग को जिम्मेदारी सौंपी। और नीति आयोग द्वारा भारत में भी एसडीजी का मूल्यांकन किया जाता है, और उसी तर्ज पे किया जाता है जिस तर्ज पर यूएनडीपी करता है वैश्विक लेवल। तो सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य हैं। इनको हम एक बार मैं आपसे बता देता हूँ कि आप जीएस3 के लिए, ऐसे के लिए, निबंध के लिए कहीं भी ये 17 लक्ष्यों को एक बार जरूर पढ़ लें। 17 लक्ष्यों के एक बार जरूर पढ़ लें, इनके अचीवमेंट क्या है उनको एक बार जरूर पढ़ लें। हमने हमारे नोट्सों में आपके साथ शेयर किया है, जो हमारे इकोनॉमी के नोट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, वहां आपको शेयर किया है 17 नोट्सों का, उनके लक्ष्य क्या है, उनके अचीवमेंट क्या है, उनमें सरकार के क्या क्या प्रयास किए गए, वो सारी चीजें हमने लिखी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको दोस्तों ये होगा कि ये सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, इनको आप ऐसे में कोट कर सकते हो, इनको सोशल इशू में, जीएस3 में, जीएस2 में कहीं पर भी कोट कर सकते हो, क्योंकि ये सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं ये हर एरिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको जरूर पढ़ना। उसको ये 17 विकास जो लक्ष्य है वैश्विक लेवल पर इसकी यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, इसी लेवल पर भारत द्वारा इसकी नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अगर मैं बात करूं नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, सबसे पहला इसका संस्करण अगर मैं बात करूं तो पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। पहला संस्करण कब किया गया था, संस्करण 2018 में जारी किया। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना एक डैशबोर्ड भी है,
डैशबोर्ड का मतलब आप डायरेक्ट लिंक करेंगे, वहाँ डैशबोर्ड पे सारे डिटेल खुल जाएंगे। नीति आयोग का आप एसडीजी इंडेक्स का डैशबोर्ड लॉगिन करना गूगल पे, जैसे ही उसको सर्च करेंगे आपको डैशबोर्ड खुल जाएगी, और उस डैशबोर्ड के अंतर्गत सारे राज्यों की क्या स्थिति है, 2018 का, 2019 का, 2020 का, सारी चीजें आपको वह आसानी से दिख जाएगी, ताकि आप बेहतर तरीके से उनका मूल्यांकन कर सकें, किस राज्य की स्थिति खराब और किस राज्य की। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज है, इसमें जो मार्किंग दी जाती है वो 0 से 100 तक को दी जाती है। यानी कि 100 का मतलब है जिन्होंने एसडीजी टारगेट को 100% प्राप्त कर लिया। 100 का मतलब है कि एसडीजी टारगेट को जिन्होंने 15% प्राप्त कर लिया, वो 100 को दर्शाता है। और 0 का मतलब है सबसे खराब स्थिति, ये होती है सबसे खराब, और ये होती है सबसे अच्छी स्थिति। और अगर हाल ही में बात करूं, एसडीजी 2021 की जो रैंक जारी की गई थी, उसको नीति आयोग ने उस रैंक में जारी की, उसमें केरल सर्वोच्च था, यानी शीर्ष स्थान पर था केरल, और उसके बाद आया दोस्तों हिमाचल प्रदेश। 2021 की एसडीजी इंडेक्स में केरल सर्वोच्च लेवल पर था और हिमाचल दूसरे स्थान पर था, और सबसे खराब स्थिति, सबसे नीचे कौन था, बिहार। और इसी 2021 की एनडीसी जो एसडीजी इंडेक्स है, ध्यान रखना, ये एसडीजी मतलब 17 जो 70 लक्ष्य है, उन्हीं लक्ष्यों के आधार पर जो नीति आयोग द्वारा कुछ अपने मार्गदर्शक डिसाइड किए गए थे, और उन्हीं एक तरह मार्गदर्शक यानी कि कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए थे, कुछ संकेतक डिसाइड किए गए थे, और वो सेम टू सेम वही संकेतक 17 टारगेट्स की जो संकेतक है वो, और उन्हीं के आधार पर ये जारी करता है। और इसमें वो मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसमें वो मार्किंग भी करता है कि किसने कितना अचीव किया है। और हाल ही में अगर भारत में देखें तो भारत में 2019 में भारत की एवरेज एसडीजी की बात करें, हम औसत एसडीजी इंडेक्स की बात करें अगर भारत की में, ये तो अलग अलग हो जाता है, केरल ने अच्छी एसडीजी इंडेक्स रैंक पाई हो, नंबर अच्छे हैं उसके, और बिहार के नंबर कम आए हैं। अगर हम बात करें औसत, तो भारत का 2019 में 60 था, अर्थात भारत ने 2019 तक अपने जितने भी एसडीजी के टारगेट प्राप्त किए उनका 60% तक अचीव कर लिया है, जो बढ़कर के 2021 में कितना हो गया, 66। अर्थात भारत अपने एसडीजी टारगेटों की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, ये बात इसका संकेत है। ठीक है ना, ये रैंक, ये अंक इसी बात का संकेत है। ठीक है, तो ये कारण है कि कहीं ना कहीं हम सुधार कर रहे हैं। और दोस्तों एसडीजी इंडेक्स में सारे मापक हैं, आपने देखेंगे इसमें सामाजिक मापदंड भी है, इसमें पर्यावरणीय मापदंड भी है, आप देखना 17 इंडेक्स देखना, इसमें आर्थिक मापदंड भी है, इसमें अगर मैं बात करूं राजनीतिक मापदंड है, गुड गवर्नेंस वाला, ये सारे हर क्षेत्र के मापदंडों को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए सतत विकास लक्ष्य रखा गया है। तो सतत विकास लक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है भारत में, इसको नीति आयोग जारी करती है, और नीति आयोग सेम टू सेम एसडीजी जो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है उसी के आधार पर जारी करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वो कहीं ना कहीं भारत में एसडीजी की मूल्यांकन को देखते हैं कि किस राज्य ने कितना प्राप्त किया है। दूसरा है दोस्तों, आपने सुना होगा एमपीआई। देखो एक एमपीआई आपने सुना होगा, जो वैश्विक लेवल की, अगर मैं वैश्विक इसको बोलते हैं, वैश्विक लेवल की अगर मैं बात करूं तो वैश्विक एमपीआई को आपने हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। वैश्विक एमपीआई है, इसको जारी करने वाली संस्थाओं के अगर नाम देखें हम, वैश्विक एमपीआई, एमपीआई का मतलब जानते होंगे आप, मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी, वैश्विक बहु आयामी गरीबी बोल सकते हैं इसको। अगर इसकी बात करें अगर वैश्विक लेवल पर, तो दोस्तों इसको मुख्य रूप से 2010 में इसको जोड़ा गया था, यूएनडीपी की जो एचडीआर रिपोर्ट है उसका एक पार्ट थी ये, और इसको जारी करने वाली संस्था अगर मैं बात करूं तो इसमें थी एक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि पहल, अगर मैं इनिशिएटिव ही लिख देता हूं, इनिशिएटिव, तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये मिलकर के किसके साथ मिलकर के, यूएनडीपी के साथ मिलकर के इसको क्या करती है, जारी करती है। और यूएनडीपी ओनली एचडीआर को, यूएनडीपी आपने पढ़ा होगा, हमारा पिछला सूचकांक में पढ़ा होगा एचडीआर, वहीं पर हम इसको जारी किया था। और इसमें कम से कम अगर बात करें तो 10 मापक है टोटल, एमपीआई में 10 मापक है अगर मैं बात करूं, और ये मापक हमने आपको बता रखे, एक है शिक्षा में, एक है स्वास्थ्य में, और एक है जीवन स्तर में। शिक्षा में 2 मापक है, स्वास्थ्य में 2 मापक है, इसमें 6 मापक है।
अगर शिक्षा में बात करूं तो विद्यालय वर्ष, यानी कि विद्यालय में कब व्यक्ति जा रहा है, विद्यालय वर्ष, और दूसरा विद्यालय में उपस्थिति वर्ष। ठीक है। हेल्थ की अगर बात करूं मैं, हेल्थ की, तो हेल्थ में दो है, एक है मातृ मृत्यु दर, एग्जैक्टली बाल मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर। इसमें मतलब अगर हेल्थ के क्षेत्र की अगर बात करें, तीन आयाम जारी किए जाते हैं। अगर हेल्थ में एक तो है किशोरी जन्म दर, ये मैंने बता रखे हैं, थोड़ा डाउट हो देख लेना, और एक है मातृ मृत्यु दर, ये से सूचकांक है। इसके अलावा अगर जीवन स्तर की बात करें तो इसमें ईंधन है, इसमें मकान है, संपत्ति है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईंधन, मकान, संपत्ति और जल, पानी, एक दो और घट रहे हैं, ईंधन, मकान, संपत्ति, बिजली, और एक सूचकांक और है, ईंधन, मकान, संपत्ति, पानी, बिजली और शौचालय। यानी टोटल 10 मापकों के आधार पर एमपीआई जारी की जाती है वैश्विक लेवल पर, है ना। और इन्हीं मापकों के आधार पर नीति आयोग द्वारा भारत में भी 2021 से एमपीआई को जारी किया जाने लगा। इन्हीं मापकों के आधार पर नीति आयोग द्वारा, ध्यान रखना, नीति आयोग भी भारत में एमपीआई, एक तो वैश्विक लेवल पे एमपीआई जारी करती है, उसको तो यूएनडीपी और आईपीएचआई करती है। और दूसरी बात, अगर भारत के लेवल पर जो जिसे बोलते हैं नेशनल एमपीआई, नेशनल एमपीआई है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, वो है दोस्तों नीति आयोग। और सेम टू सेम नीति आयोग अगर हम देखें तो नीति आयोग द्वारा गरीबी के जो मापक हैं, ये 10 मापकों के आधार पर अपनी इंडेक्स जारी की जाती है। और ध्यान रखना, इन्हीं 10 मापकों के सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा, जिसे आपने सुना होगा, ये एमपीआई का मैंने पहले बता रखा है, एमपीआई को एक बार जरूर देखना, हमारे पिछले वीडियो में लगभग लेक्चर 3 या 4 के अंतर्गत आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से एमपीआई को बताया कि एमपीआई किस तरीके से एसडीजी के साथ जुड़ी हुई है, एमपीआई किस तरीके से एसडीजी लक्ष्यों को अगर हम प्राप्त करेंगे तो एमपीआई किस तरीके से अच्छी हो सकती है। क्योंकि एसडीजी के सारे लक्ष्य है, शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, महिलाओं को लेकर के भी है, ईंधन का भी है, संपत्ति का, सारे जो लक्ष्य है इसके, जो एसडीजी के 17 लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं एमपीआई के संकेतकों के साथ मैच खाते हैं। इसलिए 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि यदि हम एमपीआई को इंप्रूवमेंट करना है तो सतत विकास लक्ष्य उसमें कितनी भूमिका निभा सकता है, तो वो चीज आपको देखनी है। और भारत सरकार द्वारा इनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए गए थे, आप देख सकते हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम इनको चलाए गए हैं, ये सारे मैंने एसडीजी के लक्ष्यों में लिखे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अगर इसके बात करें हम, 2021 में एमपीआई है, इसको जारी किया गया था, ठीक है ना। और इस एमपीआई के आधार पर 2021 की जो एमपीआई है, इसके आधार पर सबसे कम गरीबी 2021 की एनएमपीआई, नेशनल पीएमआई 2021 की अगर डेटा हम देखें तो सबसे कम गरीबी केरल में थी। केरल में कितना, 0.71% गरीबी केरल में थी, दूसरे पे गोवा में। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, ज्यादा राज्यों में बात करूं तो पहला पे बिहार था, लगभग आधी जनसंख्या गरीब थी इन मापकों के आधार। और यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं यूटीज में, अगर यूटीज में बात करूं तो सबसे कम गरीबी की बात करूं तो सबसे कम गरीबी थी यहां पर लक्षद्वीप में, कितनी, 1.82%। और सबसे ज्यादा जो गरीबी थी वो थी दादर नागर हवेली में, लगभग 27.36%। ये था गरीबी का जो इसने नेशनल एमपीआई जारी की थी 2021 की, उसका डेटा है। इस डेटा का आप यूज कर सकते हैं कभी भी जब आपको गरीबी से संबंधित कोई डेटा देना हो। ये इसका एक महत्वपूर्ण चीज था। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी की जाती है, SEQI, इसको बोलते हैं स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स।
ध्यान रखना, इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? इसका जारीकर्ता भी नीति आयोग है। और नीति आयोग है, और कब से जारी करता है? 2019 से इसको जारी करता है, और ये वार्षिक आधार पर जारी होती है। इसमें नीति आयोग क्या करता है कि हर राज्य, यूनियन टेरिटरी राज्यों की जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, यूनियन टेरिटरी और राज्यों की जो महत्वपूर्ण उनकी स्थिति होती है एजुकेशन की, उसका मापक इसमें लिया जाता है और इससे पता जाता है कि किस राज्य की स्थिति कैसी है। और इस नीति को, इस SEQI को बनाने में, ध्यान रखना, इसको बनाने, जारी करने वाली संस्था तो है ही, बनाने में सहयोगी भूमिका निभाते हैं हमारा HRD मिनिस्ट्री, ठीक है, दूसरा वर्ल्ड बैंक है ना, और कुछ विशेषज्ञ ये इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 30 संकेतक इसमें शामिल किए जाते हैं। 30 पैरामीटर के आधार पर ये रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, जो भारत की शिक्षा की गुणवत्ता को बताएगी कि राज्यों में किस प्रकार की है। तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था भी कौन सी दोस्तों? नीति आयोग। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा एक और चीज जारी की जाती है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। देखो अब करंट में क्या होगा, करंट में बस ये आ जाएगा कि 2022 की पूर्ण जारी कब जारी हुई और 2022 में क्या स्थिति सही रही, बाकी इसके पैरामीटर्स भी सेम रहेंगे, इसको जारी करने वाली संस्था भी सही रहेगी और सब कुछ सही रहेगा। तो अगर इसको बात करें तो इसको नीति आयोग द्वारा जारी, तो नीति आयोग द्वारा किया जाता है, जारी करता कौन है? इसका नीति आयोग, लेकिन इसको बनाने वाली संस्था कई है। इसमें बनाने वाली, अगर इसकी तैयार करने वाली संस्था में बात करूं तो इसमें है नीति आयोग, दूसरा हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ध्यान रखना, और तीसरा इसमें अगर हम बात करें तो विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि हमें डेटा उपलब्ध करवाता है। तो ये तीनों मिलकर के इस सूचकांक को जारी करते हैं। और इस सूचकांक को अगर बात करें सबसे पहले 2017 में जारी किया गया, तो 2017 से ये जारी किया जाता है। और इसमें राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं, 3 पार्टों में बांटते हैं। राज्यों की 3 श्रेणियां होती है और उनको रैंक देते हैं। इसमें एक तो है बड़े राज्य, छोटे राज्य और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, और एक है यूटीज। इनके आधार पर इनको रैंक की जाती है, इनकी तुलना की जाती है कि कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग के द्वारा एक और रैंक जारी की जाती है, उस रैंक का नाम है संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक। इसको भी नीति आयोग द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें वाटर मैनेजमेंट पे फोकस किया जा रहा है कि वाटर मैनेजमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाए, उस आधार पर राज्यों की स्थिति का इसमें आकलन किया जाता है। अगर बात करें हम इसमें राज्यों की स्थिति में, तो 2018 से ये रिपोर्ट जारी की जाती है, 2018 से जारी की जा रही है। और जो 2018 से जारी की जाती है, इसके बाद हाल ही में जो जारी की गई थी, इस वाटर प्रबंधन में गुजरात शीर्ष पर आया दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे बढ़िया स्थिति अगर परफॉर्मेंस की है तो गुजरात इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर भी रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट को वैश्विक लेवल, मतलब इंडिया के लेवल पर अच्छे से प्रबंधन करने में ये भूमिका बहुत अच्छी निभा सकती है। और इसमें राज्य, विभिन्न प्रकार के जो राज्य जो जल की कमी से पीड़ित है, तो हम कह सकते हैं कि नीति आयोग किस प्रकार से जल प्रबंधन पे फोकस कर रहा है, उसमें इस सूचकांक का यूज कर सकते हैं कि जो जल प्रबंधन है उसके सूचकांक के द्वारा नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, और उसमें पता लगा जाता है कि कौन सा राज्य जल प्रबंधन, भूजल प्रबंधन पे फोकस कर रहा है और उसका किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है। ये सूचकांक है इसको। और इस सूचकांक को ध्यान रखना, डेटा के लिए कई जो इस सूचकांक में अगर बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें एक मंत्रालय ये है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, और ग्रामीण विकास और यूनिट ये मिलकर के इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर इस डेटा बना करके 2018 से नीति आयोग इसको जारी कर रहा है। तो अगर बात करें तो प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के इंडेक्स जारी की जाती है। इतना नहीं, एक है निर्यात तैयारी सूचकांक। इसका मतलब यह है कि देखो, इसका उद्देश्य है कि राज्य द्वारा निर्यात के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उसके आधार पर इनको रैंक की जाती है कि एक राज्य अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने अवसंरचना के माध्यम से, अपने इंफ्रा के माध्यम से कितना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकता है, उसके लिए कुछ पैमाने डिसाइड किए गए। तो इसमें दोस्तों चार स्तंभ में उनके आधार 4 पैमाने हैं।
4 पैमाने का नाम याद रखना, पूछ सकते हैं, क्योंकि कम पैमाने, अगर ज़्यादा पैरामीटर होते हैं तो पूछते नहीं सामान्य पे, लेकिन कम पैरामीटर होते हैं तो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 पैरामीटर है। एक है नीति, दूसरा है व्यापार परिस्थिति तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, नीति का मतलब व्यापार नीति नॉर्मली, निर्यात नीति। ठीक है ना, व्यापार पारिस्थितिकी मतलब वहाँ ट्रेड के लिए कैसा इकोसिस्टम है, कैसा माहौल है, क्या लोग, क्या वहाँ बड़ी कंपनियां हैं, क्या वहाँ पर सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, क्या वहाँ पर सरकार के द्वारा व्यापार संबंधित कुछ पीएलआई प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी चलाई जा रही है, विभिन्न प्रकार की वो दिए जा रहे हैं वो। और इसके अलावा दोस्तों निर्यात के लिए कितना इकोसिस्टम है, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र तीसरा, और चौथा है दोस्तों इसमें निर्यात में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इनके आधार पर ये 4 मेन स्तंभ होते हैं और इन्हीं में 11 उप स्तंभ होते हैं। ये इनके आधार पर निर्यात की तैयारी सूचकांक है, वो नीति आयोग जारी करता है इसको। और सामान्यतः इसमें नीति आयोग जब भी इसको जारी करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि निर्यात, अब इसमें निर्यात की नीति को, निर्यात में अवसंरचना को बढ़ावा देना, निर्यात के अकॉर्डिंग नीतियों को बढ़ावा देना, है ना। जो इसी कारण से अगर एक चीज देखें, इसके अलावा रिसर्च अनुसंधान इसको बढ़ावा देना, निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी करा जाए, एग्रीकल्चर का भी हो, एग्रीकल्चर में मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, सारे एरियाज का हो। जितनी ज़्यादा वस्तुओं की डाइवर्सिटी होगी, जितना ज़्यादा आपका निर्यात में विविधता होगी, आपका निर्यात उतनी ही तेज गति से बढ़ेगा। तो निर्यात की तैयारी के लिए राज्यों की स्थिति देखी जाती है कि केरल कितना तैयार है, तमिलनाडु कितना तैयार है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में अगर देखें तो नॉर्मली जो परफॉर्मेंस है, वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रहती है, तटीय राज्यों की सबसे अच्छी। अगर ऑब्वियसली क्योंकि तटीय राज्य है, वो तट के पास है, वहाँ व्यापार की अनुकूल परिस्थितियां हैं, वहां से व्यापार करना आसान पड़ता है, इसलिए निर्यात से संबंधित चीजें हैं उनमें तटीय राज्यों की अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन करें वाले राज्य, इसमें सामान्यतः पहले पाता है गुजरात, दूसरा पाता है महाराष्ट्र और तीसरा पे तमिलनाडु। इनकी स्थिति परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इन राज्यों के पास व्यापार की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न है, क्योंकि ये तटीय राज्य है, फिर यहाँ बड़ी इंडस्ट्री भी है ना। तो इसकी वजह से कहीं कहीं राज्य अच्छी स्थिति में निकल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की जाती है, कृषि विपणन। सब बता रहा हूं जो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है हमेशा, कृषि विपणन एवं किसान हितैषी सुधार, यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में मार्केटिंग अच्छी हो, है ना, चाहे वो इसके लिए केंद्र और राज्य शासन, केंद्र और यूनियन मतलब राज्य और यूनियन टेरिटरीज की किसकी जारी की जाती है, स्टेट एंड यूटीज की रिपोर्ट जारी करता है कौन, नीति आयोग। और मुख्य रूप से देखा जाता है, इसकी अगर बात करें तो मेन परफॉर्मेंस इसमें देखी जाती है, उसके 3 मुख्य संकेतक होते हैं, उनके आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। 3 मुख्य संकेतक, 3 संकेतक होते हैं इसके। ध्यान रखना, जहां संकेतक कम है, पैरामीटर कम है, वहां पर वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और उसको कौन जारी करता है। तो इसके 3 संकेत है। पहला संकेत है कृषि बाजार सुधार, जैसे ई नेम हुआ, जैसे एपीएमसी हुआ। अगर जिन राज्यों ने इनको अच्छे से लागू किया है उन राज्यों की स्थिति अच्छी होगी। दूसरा है दोस्तों इसमें भूमि पट्टा सुधार। इसका मतलब जिन राज्यों ने अगर भूमि लेखों का डिजिटलीकरण किया हो या भूमि पट्टों से संबंधित कानूनों में सुधार किया हो, उनकी परफॉर्मेंस इसमें अच्छी आएगी। ठीक है। और तीसरा है इसमें सबसे बड़ी निजी भूमि पर वानिकी। निजी भूमि पर वानिकी का आप अच्छे से अगर बात करें, पेड़ पौधों की कटाई है, उसको
और नए पेड़ों को लगाना, उसके बारे में भी इसमें स्थिति जारी की जाती है ताकि आप बेहतर तरीके से करें। कुल मिला के यह है जो तीसरा सूचकांक है, ये तीनों सूचकांक है, इनके आधार पर हम चीजें देखते हैं। तो इसके माध्यम से कृषि बाजार, और कृषि बाजार कैसा, कृषि बाजार में कि बाजार प्रतिस्पर्धी हो, पारदर्शी हो, किसानों को अच्छी प्राइस मिले, तो वो बाजार संबंधी सुधार हमें किए जाना चाहिए। इनके आधार पर ये रिपोर्ट है जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट और नीति आयोग के द्वारा की जाती है, उसका नाम है भारत में नवाचार सूचकांक। ध्यान रखना, एक तो भारत का नवाचार सूचकांक पढ़ा होगा आपने, एक दोस्तों आपने पढ़ा होगा वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक अगर बात करूं तो इसको जारी करने वाली संस्था है WIPO, यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन, जो वो है हमारे प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। कौन है? वैश्विक बौद्धिक संपदा, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, वैश्विक लेवल पर ही जारी की जाती है। इसमें टोटल अगर बात करें इसकी 36 सूचकांक होते हैं इसमें, और इसमें भारत द्वारा लगातार अपना परफॉर्मेंस सुधर रहा है, ठीक है। और इसी के बेस पर भारत में मुख्य रूप से फिर भारत में नीति आयोग के द्वारा नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, इसके द्वारा ये नवाचार सूचकांक है, इसको जारी किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धिता को बढ़ाना, है ना। 2019 में पहला इसका संस्करण है उसको जारी किया गया था, 2019 में इसका पहला संस्करण है वो जारी किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में नवाचार सूचकांक उसको जारी किया जाता है। अब जैसे ही 2022 या 23 का आएगा उसको तुरंत रिपोर्ट में लिख लेना कि भाई स्थिति क्या है बस, लेकिन बेसिक इनका जो थीम है अब इसलिए नीति आयोग एकदम अलग हो जाता है कि नीति आयोग न केवल, अगर बात करें हम, तो नीति आयोग न केवल हमारी नीतियों तक सीमित है, बल्कि इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को, इनको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नीति आयोग द्वारा ये सूचकांक जारी किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सूचकांक तो नीति आयोग जारी करता है, इसके अलावा नीति आयोग कुछ नए सूचकांकों पर भी विचार कर रहा है। नए सूचकांकों पर भी विचार कर रहा है और सूचकांक जारी करेगा अलग अलग क्षेत्र में, यानी कि हर क्षेत्र की माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करेगा, माइक्रो लेवल पर देखेगा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इनोवेशन की, व्यापार की, कृषि की, सबकी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करेगा। और दोस्तों जब राज्यों की स्थिति आती है और जब कोई राज्य पिछड़ जाता है तो उस राज्य की सरकार पर दबाव बनता है, वो राज्य की सरकार फिर नवाचार को बढ़ावा देगी, फिर निवेश को बढ़ावा देगी, और फिर उस चीज को ऊपर करने की सोचेगी, अपने रैंक सुधारने की सोचेगी। इसी कंपटीशन से देश का विकास होता है, और इसी कंपटीशन में केंद्र हो, राज्य हो, स्टेट हो, सबकी भागीदारी बढ़ती है, और इसी को ही हम कम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इसी आधार पर नीति आयोग और क्षेत्रों से रिपोर्ट जारी करने की बात कर रहा है, जिसमें अगर एक बात हम करें तो नीति आयोग कृषि परिवर्तन सूचकांक पर भी रिपोर्ट जारी कर सकता है, अभी बनी नहीं है, जो कृषि में नए चेंजेस हुए हैं उनके आधार पर रिपोर्ट होगी। दूसरी जिला अस्पताल सूचकांक, और तीसरी राज्य ऊर्जा सूचकांक। इसमें ऊर्जा की दक्षता, है ना, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा क्षमता, कुशलता, इस पर फोकस किया जाएगा। इसमें अस्पतालों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इस आधार पर नीति आयोग द्वारा हर क्षेत्र से संबंधित अपनी नीतियां, अपनी सूचनाएं, अपने इंडेक्स, अपने रिपोर्ट से जारी किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नीति आयोग किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है, तो इसलिए इस तरह की चीजें याद रखना। अब नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आप जरूर लिख रहे हैं। पहला, यानी कि नीति आयोग का आपने एक चीज से संबंधित देखा होगा, नीति आयोग किस तरीके से अपना काम कर रहा है। नीति आयोग ने काफी हद तक चीजें अपनाई, और जितने भी आपके सूचकांक आएंगे नीति आयोग के 10-15 सूचकांक आएंगे, इनके स्टैंडर्ड, इसकी सारे उद्देश्य हमने पढ़ लिए। करंट में सिर्फ इनके कोई फैक्ट आए कि नए रैंक का आइए, तो सामान्यतः उस रैंक को ही हमने पढ़ना है, अदर चीजों की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। क्वेश्चन अगर देखें तो एक क्वेश्चन आ सकता है, नीति आयोग सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी, कोऑपरेटिव एवं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की स्थापना
पड़ता है, उदाहरण सही समझाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग को, मतलब इसको लिख सकते हैं, नीति आयोग द्वारा योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक परीक्षण करें भाई, इसका क्या करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, एक ही चीज। तो नीति आयोग से जुड़े हुए ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा नीति आयोग का टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक हम इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चलेंगे, जो प्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम को आपके साथ शेयर किया जाएगा। बैंकिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें काफी टाइम लग सकता है। उसमें बैंकिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, आरबीआई को पढ़ेंगे, आरबीआई की पॉलिसीज को पढ़ेंगे, न्यू चेंजेस को पढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन्होंने नहीं क्या क्या चेंजेस अपनाए हैं, उससे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की टर्मोलॉजी उसको पढ़ेंगे। सारी चीजें इसमें अच्छे से कवर करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।